हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी पेडागोजी। और हिंदी पेडागोजी का जो यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे ये 31 से 60 तक के क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर अभी जो 2023 अक्टूबर में कराया गया पेपर है, ये उसी का क्वेश्चन पेपर है। और इसके बाद जो है मैं अन्य पेपर भी लेके आऊंगा, जो भी यहाँ पे अभी तक के पेपर हो रखे हैं 2013 से, उन सब पेपर को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है सबसे यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे 31 से 60 तक के क्वेश्चन रहेंगे। इनको मैं जो है एक्सप्लेन भी करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी फ्रेंड्स आप जो है अन्य क्वेश्चन जैसे मैंने अन्य वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं हिंदी से संबंधित, या और भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, सीटेट का हो गया, अभी यूटेट के हो गए, अन्य वीडियो लेके आऊंगा तो उनको आप देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अपने जो है फ्रेंड्स ग्रुप में भी इससे शेयर कर देना। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाग द्वितीय है ये, और भाषा फर्स्ट और हिंदी का। आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो या आपका पेपर सेकेंड हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? तो गोधूम शब्द का तद्भव हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम तत्सम और तद्भव शब्द समझते हैं क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, यानी जो संस्कृत में जैसे बोले जाते हैं वही हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। और उनका जो यानी क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा के ऐसे शब्द जिनके बाद क्या होता है, विकार होता है, और विकार बनने के बाद वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। यानी क्या हो जाते हैं, जिनका हम कह सकते हैं बिगड़े हुए रूप, और मूल रूप क्या होते हैं, संस्कृत वाले होते हैं। तो संस्कृत क्या हो गया, संस्कृत वाले शब्द हो जाते हैं तत्सम, और जो उनका रूपांतरण यानी जो बदले हुए शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे तद्भव शब्द होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद है दूसरा यहाँ पे धुआं। तो धुआं का क्या हो जाएगा, धूम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धूम्र हो जाएगा। उसके बाद है गोरस। तो गोरस का हो जाएगा गाय का दूध। तो ये हमने देखे यहाँ पे। बाकी यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधितक्का। अधितक्का का क्या अर्थ है? अधितक्का का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वत शिखर पर स्थित भूमि। ये ध्यान से आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है अन्य एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अधितक्का का अर्थ हो जाएगा पर्वत शिखर पर स्थित भूमि, यानी पर्वत के पास की भूमि की उपत्यका कहलाती है। यानी जो पर्वत के पास भूमि होगी उसको क्या कहेंगे, उपत्यका। क्या कहेंगे, उपत्यका कहेंगे, जो पर्वत के पास होगी। और जो क्या होगी, पर्वत के ठीक नीचे भूमि होगी वो क्या कहलाती, उपत्यका। ये क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी उपत्यका, और ये हो जाएगी इसे पर्वत के ठीक नीचे वाली भूमि भी क्या कहलाएगी, उपत्यका कहलाएगी, उपत्यका कहलाएगी। और सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उद्यांचल कहलाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उद्यांचल कहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब यहाँ पे उपसर्ग और पढ़ते होते हैं। तो सबसे पहले आपको उपसर्ग समझना है, उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं। तो जो फ्रेंड्स उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आरंभ में लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं, आरंभ में लगते हैं। और जो हमारे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, वो शब्द के अंत में लगते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रागैतिहासिक शब्द में उपयुक्त जो है यहाँ पे उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमें बताना है कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे प्राक। क्या हो जाएगा, अब इसमें जो प्रागैतिहासिक किसका बनेगा, प्राक, और क पे हलंत लगेगा, प्लस ऐतिहासिक। तो प्राक का क्या हो जाएगा, प्राक प्लस इतिहास, यानी ऐतिहासिक का क्या बनेगा, इतिहास प्लस इक। तो ये क्या हो जाएगा, और प्राक क्या है, मूल शब्द है। प्राक क्या है, मूल शब्द है प्राक। और जो इतिहास प्लस इक है ये क्या है, और इक क्या है, इसमें पढ़ते हैं, ऐतिहासिक है ना इसमें, ऐतिहासिक। तो जो इक है इसमें क्या है, पढ़ते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरो शिखा पर थी अब राज थी, कमली में कुल वल्लभ की प्रभा। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये हमें बताने हैं कौन से छंद है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा छंद हो जाएगा, द्रुत विलंबित छंद। तो द्रुत विलंबित छंद कैसे होते हैं, इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद कैसे होते हैं, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे, इसमें क्या होगा,
गण जो है गण विनाश नगण्य, और दो भरण होंगे और एक रगण होगा के क्रम में होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे दिवस का दिवस, तो क्या हो जाएगा दिवस, आपने देखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिवस का, तो का को इस तरह से लिखेंगे, का हो जाएगा। और अवसान, तो क्या हो जाएगा अवसान के लिए क्या हो जाएगा, एक आप दो आप इस तरह से लाइन ले लेंगे और ये हो जाएगा अवसान। इसी तरह से समीप था, तो नगण भगण और भगण और रगण, इस तरह से क्या हो जाएगा। तो इसमें कुल कितने वर्ण है, 12 वर्ण है। कितने वर्ण है, 12 वर्ण है। तो 12 वर्ण हो जाएंगे, तो जो 12 जिनसे 12 वर्ण यानी जिन भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे छंद में, वो आपका हो जाएगा द्रुत विलंबित। अब यहाँ पे अगला देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 35। तो यहाँ पे क्या दिया गया, गद्यांश दिया गया है निम्नलिखित, पर काज ही दे को धरी फिरो पर जन्य जथारथ हे दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो सब ही विधि सजनता सरसो, घन आनंद जीवदायक हो कछु मेरियो पीर हियो कहूं परसो, कभू वा विवासी सुजान के आंगन मो असुवन ही ले बरसो। तो इसको हमें बताना है, इसमें क्या है, इसमें हमें बताना है कि ये जो गद्यांश दिया गया है, गद्यांश में हमें क्या देने हैं, 35 से 38 तक के हमें यहाँ पे आंसर देने हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि जो इसमें बताया गया है 35 में, देखते हैं कि नायिका बादल से क्या निवेदन करती है। तो क्या निवेदन करती है यहाँ पे हमें बताना है। तो ये करती है विश्वासघाती सुजान के आंगन में आंसू की बारिश का, क्या कहती है कि जो प्रस्तुत गद्यांश में नायिका कहती है कि बादल से विश्वासघाती सुजान के आंगन में जो अपने आंसू की बारिश की निवेदन करती है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 36, जथारथ का तत्सम रूप है। तो जथारथ का तत्सम क्या हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यथार्थ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37, और इसमें 36 में हमने देखा, बाकी क्या हो जाएंगे, अभी हमने तत्सम पढ़ा था, जिन शब्दों को संस्कृत का जो का त्यों हम प्रयोग करते हैं वो हमारे तत्सम हो जाएंगे, और जो हमारे क्या होते हैं तद्भव में क्या होते हैं, संस्कृत से बनते हैं, वो हमारे विकृत रूप होके बनते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, तद्भव हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, उपयुक्त पद में पर्जन्य किसको कहा गया है। तो ये कहा गया है बादल को। पर्जन्य किसको कहा गया है, बादल को कहा गया है। अब बादल, तो बादल के पर्यायवाची हैं क्या क्या हो जाएंगे, अभ्र हो गया, मेघ हो गया, उसके बाद वारिधर हो गया, जलद हो गया, नीरद हो गया, अम्बुद हो गया, पयोद हो गया, घन हो गया, वारिधर हो गया, पयोधर हो गया। इस तरह से क्या हो जाएंगे, बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, उपयुक्त पद के आधार पर बादल के विषय में असत्य कथन है। बादल के विषय में असत्य कथन हमें बताना है। बादल दूसरों के कार्य के लिए देह धारण करता है। बादल समुद्र के जल को अमृत के समान देता है। अत्यधिक बारिश के से बादल जो है जीवन पर संकट ला देता है, और सभी प्रकार से अच्छा बर्ताव करने के लिए बादल जगत में प्रसिद्ध है। तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही यहाँ पे कथन जो है असत्य कथन है, और यही हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि सभी प्रकार से अच्छा बर्ताव करने के लिए बादल जगत में प्रसिद्ध है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 39 हमें देखना है, कहो श्रृंगार को मृतक अंग पर घात लगावत, कहूं को सब पर बैठी गिद्ध चट चोट चलावत। तो 39 को हमें यहाँ पे देखना है क्या कह रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कौन सा यहाँ पे रस है, तो यह है विभत्स रस। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे विभत्स रस जो है घृणित वस्तु या व्यक्तियों को देकर या विचार करके अथवा उनके संबंध में सुनकर उत्पन्न होती है। तो घृणा को ही विभत्स रस कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे क्या हो रही है, घृणा हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं। जो विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है घृणा, उसको जुगुप्सा कहते हैं। जो विभत्स शब्द का अस्थायी भाव होता है घृणा, तो उसको क्या कहते हैं, जुगुप्सा कहते हैं। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। और भयानक रस का अस्थायी भाव होता है भय। और वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। तो ये हमने अभी यहाँ पे सभी क्वेश्चन को 40 देख लेते हैं। मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है। मानस का हंस उपन्यास जीवन पर आधारित है, यह है तुलसीदास। अब यहाँ पे 40 यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पे हो जाएगा कि जो मानस का हंस है तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है, अमृतलाल नगर है। कौन है, अमृतलाल नगर है।
भाषा और बोली के बीच में कौन सा अंतर सही नहीं है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसे देख लीजिए, भाषा और बोली क्या होती है? बोली क्या होती है? एक छोटा सा क्षेत्र होता है। बोली क्या होती है? छोटी क्षेत्र होती है। लेकिन भाषा क्या होता है? बड़ा क्षेत्र होता है। अब बोली, तो बोली जैसे आपने क्या है, बोली आप अपने आसपास अपने घरों में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिन्हें आप अपनी भाषा में बोलते हैं। लेकिन भाषा क्या होती है? एक बड़े से क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे आप बड़े से कहीं भी, आप कहीं किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं? बोली का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 41 हमें देखना है क्या क्या यहाँ पे सही और गलत हमें बताना है, सही नहीं है। तो सबसे पहले 41 इसमें देखेंगे, भाषा एक क्षेत्र विस्तृत परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। एक भाषा में अनेक बोलियां होती हैं, सही है। भाषा व्याकरण समस्त होते हैं परंतु बोली के व्याकरणिक रूप में अस्थिरता होती है। भाषा का प्रयोग साहित्यिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में होता है, गलत है ये। यहाँ पे क्या है? जबकि बोली का प्रयोग राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में होता है। तो यही हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये अंतर सही नहीं है। क्या है? भाषा का क्षेत्र विस्तृत है परंतु बोली का क्षेत्र सीमित है। यह आपने देखा होगा, बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। केवल हम अपने घरों में या अपने आस पड़ोस में इसको बोलते हैं, अन्य क्षेत्रों में हम इसे नहीं बोलते। एक भाषा में अनेक बोलियां होती हैं। हाँ, एक भाषा में क्या होते हैं? जब अनेक बोलियां मिलती हैं तभी क्या बनती है? भाषा बनती है, जब अनेक बोलियां मिलेंगी। भाषा व्याकरण समस्त होते हैं, यानी भाषा जो है व्याकरण समस्त है परंतु बोली के व्याकरण रूप में अस्थिरता रहती है, ये भी सही है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाषा का जो प्रयोग है साहित्यिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में होता है, जबकि बोली का जो प्रयोग है राजनीतिक एवं प्रसार, कहीं पर आपने देखा होगा कहीं पर भी यूज नहीं होता है बोली का प्रयोग। मातृभाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 देखेंगे, वैचारिक विषय वस्तु। यहाँ पे देखेंगे मातृभाषा का शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है? 42 हमें बताना है। तो वैचारिक विषय का वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, यही नहीं है। बाकी क्या है? बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात को योग्यता प्राप्त करना। तो 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेखन में दोष का मुख्य कारण है, 43 का हमें बताना है लेखन में दोष का। तो लिपि की अनभिज्ञता। अगला क्वेश्चन है, तो लेखन में दोष का कारण है लिपि की अनभिज्ञता, क्योंकि यदि हमें वर्णमाला के वर्णों की पहचान नहीं होगी तो हम कभी भी सही से नहीं लिख सकते हैं। 44 है, व्याकरण शिक्षण में स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र किस विधि में प्रयुक्त होता है? 44। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, आगमन विधि। तो यहाँ पे जो है व्याकरण में जो है शिक्षण में स्थूल में सूक्ष्म की ओर सूत्र आगमन विधि में प्रयुक्त होता है। अब आगमन विधि क्या है? तो इसमें जो है प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरण, प्रयोग, अध्ययन करके हम इसे क्या निकालते हैं? नियम निकालते हैं। और जो तथ्यों के आधार पर क्या होते हैं? उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाते हैं। अब निगमन विधि क्या है? तो इसमें जो है नियमों सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण और उदाहरणों सहित नियमों की पुष्टिकरण होती है। भाषा संसर्ग विधि क्या होती है? इसमें भाषा की कोई रचना पाठ में व्याकरण के नियम उदाहरण से समझना होता है। 45 देख लेते हैं, किस मातृभाषा शिक्षण पद्धति में स्व शिक्षा तथा प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देने पर बल दिया जाता है? 45। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन पद्धति। तो डाल्टन पद्धति क्या है? इसको हम देख लेते हैं। इस विधि की जनक जो है कौन है? हेलन पार्खस्ट है। और यह जो है शिक्षण विधि की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा छात्र अपनी गति से काम करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक से व्यक्तिगत सहायता प्रदान करते हैं। तो क्या है डाल्टन विधि, और कौन इसके जनक हैं? तो डाल्टन विधि के जनक हैं हेलन पार्खस्ट। और ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा छात्र अपनी गति से काम करते हैं, यानी खुद के द्वारा काम करेंगे, और जब उन्हें ज्यादा ही आवश्यकता पड़ेगी तब क्या करेंगे? एक शिक्षक की वहां पे व्यक्तिगत सहायता लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या दी गई? मॉन्टेसरी विधि। तो मॉन्टेसरी पद्धति क्या होती है? इसकी जो जनक है वो मौर्य मॉन्टेसरी है। कौन है? मौर्य मॉन्टेसरी है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है औपचारिक शिक्षण विधियां होती हैं, यानी औपचारिक शिक्षण विधियों के बजाय क्या होता है? इसमें स्वाभाविक रुचियां होती हैं, और जो गतिविधियां हम अपने स्वाभाविक तरीके से करते हैं वही यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। उसके बाद होती है किंडरगार्टन पद्धति। तो किंडरगार्टन पद्धति क्या होती है? इसमें सबसे पहले इसके जनक देख लेते हैं। तो उसके जनक होते हैं जनक फ्रोबेल। जनक फ्रोबेल इसके जो है जनक होते हैं किंडरगार्टन के। और किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। क्या होता है? बच्चों का बगीचा होता है, यानी बच्चों का कहना था कि बालक एक अविकसित पौधा है। बालक ऐसा पौधा है, एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है। तो इस तरह से हमने इनको। उसके बाद क्या दिया गया है? ह्यूरिस्टिक पद्धति। तो ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है।
और ये पद्धति क्या है, स्वयं खोज करने या अपने सीखने की विधि है। यानी ह्यूरिस्टिक पद्धति अगर हम देखेंगे ये पद्धति कैसी है, यानी स्वयं खोजना, यहाँ पे स्वयं उसको हमने देखा है और स्वयं उसमें सीखना है, और इस विधि को ह्यूरिस्टिक पद्धति कहते हैं। तो सबसे पहले डाल्टन विधि, तो डाल्टन विधि का जो जनक है वो कौन है, हेलन पार्खस्ट है। उसके बाद है मॉन्टेसरी पद्धति के जनक कौन है, मारिया मॉन्टेसरी है। किंडरगार्टन पद्धति, इनके जनक है जो है फ्रोबेल है। और जो ह्यूरिस्टिक पद्धति है इसके जो जनक है वो आर्मस्ट्रांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी विधि नहीं आती है। अप्रत्यक्ष विधि में से हमें बताना है 46 अभिनय नहीं आता है। अभिनय मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में नहीं आता है। अब अगला हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 47। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 47। अक्षर वर्ण का उच्चारण स्थान है। अक्षर वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो अक्षर वर्ण का क्या उच्चारण स्थान हो जाएगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ मूर्धन्य। क्या हो जाएगा, कंठ मूर्धन्य हो जाएगा। तो अक्षर क्या है, अक्षर हमारे कितने, सबसे पहले ये आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षर क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। और इसी तरह से जो संयुक्त व्यंजन है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि जो 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। किनसे बने होते हैं, 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। अब जैसे अक्षर हो गया तो किससे मिलके बना है, क प्लस स से मिलके बना है। अब क प्लस स आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको कैसे समझना है कि जो क है वो कैसा वर्ण है, कंठ वर्ण है। कैसा वर्ण है, कंठ वर्ण है। और जो स है ये कैसा वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है। तो क्या हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, कंठ मूर्धन्य हो गया। तो इस तरह से हमें इसे समझना है। अगला आप देखते हैं, जैसे अक्षर हो गया, फिर क्या आ जाता है, त्र आ गया, फिर ज्ञ आता है, फिर स्र होता है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसी तरह से हमारे क्या होते हैं, 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन भी होते हैं और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। अब अंतःस्थ व्यंजन हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, कौन से हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन हमारे य र ल व होते हैं। कौन से होते हैं, य र ल व। और मूर्धन्य व्यंजन आपके कौन से होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन आपके अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपके कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके तीनों स। कौन से होते हैं, तीनों स और ह होते हैं। ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, यानी जिनमें गर्म हवा निकलती है। तो इस तरह के अगर आप जो है ये चैप्टर देखना चाहते हैं, इसका मैंने फ्रेंड्स जो है वीडियो अपलोड कर रखा है। कौन से हमारे जो है अयोगवा वर्ण होते हैं, कौन से हमारे जो है अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, कौन से हमारे अनुनासिक व्यंजन है, कौन से हमारे अनुस्वार व्यंजन है, ये सभी मैंने जो है इनको अपलोड कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा इसको, यह मकान मेरा है। वाक्य में यह वाक्य है, यह मकान मेरा है, क्या है, मेरा है। इसको आप थोड़ा देख लिए कि यहाँ पे कैसा वाक्य का इसमें कहा जा रहा है कि जो मकान है मेरा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे तो कैसा है, मकान जो है मेरा है, यह हो जाएगा एक क्या है, सर्वनाम है यह भी। और यह क्या है, यानी मकान मेरा है, मेरा क्या है, सर्वनाम है, यह क्या है, निश्चित सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण जो है मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक सर्वनाम, सार्वजनिक सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम और संख्यावाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम होते हैं। तो इनके लिए अगर आप फ्रेंड्स जो है आप जो है इसमें सबसे प्राइवेट स्कूल की जो बुक होती है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपना, ये आपको करना है कंप्लीट। अगर आप इसको अपना अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्लास 1 से और 8th तक की जो भी हिंदी होती है इसको आप पढ़िएगा और आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बहुत ही अच्छी हिंदी यहाँ पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, यण संधि। अब यण संधि तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक में हो जाएगा प्रति प्लस एक। क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक। अब प्रति प्लस एक हो जाएगा, तो प्रति प्लस एक में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई प्लस ए। ई यण संधि का क्या है, ई प्लस ए। ई प्लस ए इक्वल टू क्या बना, ए बना।
ई प्लस ए बना। तो यण संधि यानी क्या होता है, यण संधि में छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई हो या बड़ी हो और उसमें क्या हो, अन्य असमान स्वर हो तो उनका क्या बन जाता है, य बन जाता है। जैसे उ और उ, इसमें अन्य असमान स्वर आ जाएगा तो व बनेगा। री होगा तो वहां पे असामान्य स्वर होगा तो उसका क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया का अलगाव पाया जाता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो कौन सा कहते हैं, अपादान। यानी जैसे आप अपादान, यहाँ पे अलगाव यानी अलग होना, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो ये क्या हो गया, अलगाव हो रहा है। यानी जहाँ पे भी कोई चीज क्या होती है, अलग होना होता है, वो क्या कहलाते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अपादान कारक होते हैं। अब कारक है तो कारक 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इसको हम थोड़ा एक उससे याद कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम इसको याद, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की रा रेरी, संबंध में क्या क्या आएगा, का के की रा रेरी, अधिकरण मैं पर, जहां पे मैं पर होगा वो अधिकरण हो जाएगा, संबोधन हे, संबोधन हे। तो इस तरह से क्या होगा हमारे, हम क्या कर सकते हैं, कारक को पहचान सकते हैं। तो कारक क्या होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की रा रेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 51। तो 51 है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे बहुब्रीहि समास का उदाहरण कनफटा, कनफटा हो जाएगा। अब कनफटा का समास विग्रह कानों से फटे हुए, कैसे, कानों से फटे हुए, परंतु यह एक संप्रदाय है इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। अब बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं, प्रधान होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। और दोपहर में जैसे दोपहर है, इसमें क्या है, द्विगु समास है। दोपहर में कैसा समास है, द्विगु समास है। नीलगाय में कैसा समास है, कैसे समास है, कर्मधारय समास है। कैसे है, कर्मधारय समास है। यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। हमें ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी पढ़ने, अगर आप सेंट्रल का सीटेड देते हैं, सेंट्रल सीटेड देते हैं, उसमें आपकी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हिंदी इतना ऐसे नहीं पूछी जाती वहां पे। लेकिन अगर आप यूटेड देते हैं तो आपको यहाँ पे हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको अपनी हिंदी यहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से अभ्यांतरिक शब्द हुआ तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, 52 कौन सा हो जाएगा, अभ्यांतरिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अभ्यंतरिक का अर्थ होता है आंतरिक भाग से संबंधित। 53 देख लेते हैं, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है, डी नहीं है। कौन सा नहीं है, डी नहीं है, अर्णव। तो सूर्य का पर्यायवाची है सविता, मार्तंड, अंशुमाली, रवि, भानु, आदित्य इत्यादि। और अर्णव जो सूर्य में, अर्णव सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अर्णव किसका पर्यायवाची है, समुद्र का। किसका है, समुद्र का। समुद्र यानी सागर, अंतरिक्ष जो है, समुद्र, अंतरिक्ष, इस तरह से हो जाएगा। अगला देखिएगा हम 54। 99 का फिर मुहावरे का सटीक अर्थ है। 99 फिर सटीक अर्थ है तो धन जोड़ने का बुरा लालच, क्या हो जाएगा, धन जोड़ने का बुरा लालच हो जाएगा। 55 जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, उसके लिए एक शब्द है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरमेय। क्या हो जाएगा, अपरमेय। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं अपरिमेय क्या होता है। अपरिमेय क्या होता है, तो जिसे मापा ना जा सके। अपरिमित जिसकी कोई सीमा ना हो, अपरिमित जिसकी कोई सीमा ना हो, और अलौकिक जो इस लोक का न हो। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे 56 से 59 तक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यह निर्विवाद है कि यदि कुटुंब का संगठन आदर्श ढंग पर हो जाए तो गृहस्थाश्रम स्वाधीनता के सब अच्छे गुणों की खान बन जाए, तथा अन्य आवश्यक सद्गुणों की शिक्षा भी वहीं से प्राप्त की जा सकती है।
कुटुंब रूपी पाठशाला में बच्चों को माता पिता की आज्ञा में रहना और माता पिता को अपनी संतान आज्ञाकारी बनाना आदि विषयों की शिक्षा यहाँ पे सदा मिलती रहती है। किंतु इसमें कमी यही है कि स्त्री पुरुषों को एक दूसरे के साथ समान व्यवहार की शिक्षा नहीं है। कुटुंब रूपी पाठशाला में इस शिक्षा के होने की आवश्यकता है कि मालिक और मालिकिन दूसरे के प्रति समान व्यवहार करे और एक दूसरे को प्रेम और सम्मान से स्मरण करे। एक हाथ के अधिकार रहना, दूसरे का केवल आज्ञा पालन करना, सर्वथा उठ जाना चाहे। दंपति में जो है प्रत्यक्ष ऐसा संबंध होना चाहिए। यह संबंध जब गृहस्थ आश्रम में स्थान पावेगा तभी बाहर के व्यवहार और संबंधों में इसकी शिक्षा का प्रचार होगा। स्त्री पुरुषों की एक दूसरे के प्रति पूज्य बुद्धि तथा परस्पर अनुकरण बर्ताव होने के कारण बच्चे ऐसे आचरण वाले बनेंगे, क्योंकि अपनी अज्ञावस्था तक माता पिता की देखरेख में रहने के कारण माता पिता के प्रत्यक्ष आचरण को वे अनुकरण करने योग्य समझते हैं और बाद में स्वाभाविक रीति से वैसा ही आचरण रखते हैं। मनुष्य जाति में जो अनेक प्रकार में सुधार होने लगे हैं, इनका उद्देश्य है मनुष्य को उच्च जीवन के योग्य बनाना। यदि नहीं है तो नैतिक शिक्षा के द्वारा भी इसकी उन्नति होनी चाहिए। किंतु नैतिक नियम मनुष्य जाति की प्रारंभिक स्थिति के लिए योग्य है और उन्हीं नियमों के व्यवहारों तथा कुटुंब में प्रचलित रहेगा, तब तक मनुष्य जाति की नैतिक शिक्षा का सुधार सफल हो नहीं सकता, यदि यही निर्वाध सत्य है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे 56 का राइट आंसर अब बताना। 56 क्वेश्चन है, कुटुंब रूपी पाठशाला एक बड़ी कमी है। तो हमें जो आंसर देने हैं, यहाँ से हमें पहले पैराग्राफ को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ना है, तभी हमें इसके आंसर्स को देना है। तो 56 का यहाँ पे देखेंगे, माता पिता का एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार का न होना। तो गद्यांश के अनुसार जो है कुटुंब रूपी पाठशाला की बड़ी कमी माता पिता का एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार न होना। इस कमी को दूर करने के लिए लेखक ने लिखा है कि दोनों में एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार, एक दूसरे का प्रेम और एक दूसरे का सम्मान से स्मरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, बच्चों के बेहतर आचरण की ओर प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। 57 तो बी हो जाएगा, माता पिता का एक दूसरे के प्रति अनुकरणीय आचरण। मनुष्य जाति की नैतिकता शिक्षा में सुधार तब तक नहीं किया सकता कब तक नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक स्थिति में प्रचलित नियमों का परिवार में व्यवहार होता रहेगा। 59 देखेंगे, निम्न में से कौन सा गुण आदर्श परिवार व्यवस्था का नहीं है। 59 ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा, परिवार के सभी सदस्य पिता की आज्ञा का पालन करते हो। ऐसा नहीं है, अगर अन्य सदस्यों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी विविधता देखी जाएगी। तो यहाँ पे जो है नैतिक शिक्षा में सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक प्रारंभिक स्थिति में प्रचलित नियमों का परिवार में व्यवहार होता रहेगा। 59 यहाँ पे हम और स्त्री पुरुष क्या होने चाहिए, एक दूसरे के सम्मान करें। परिवार में सभी सदस्य क्या होने चाहिए, स्वाधीन होने चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबको समान अधिकार होना चाहिए। परिवार में व्यवस्था का आदर्श देखना है तो उसके गुण होने चाहिए। परिवार में सभी सदस्य पिता की आज्ञा पालन करें, ये आदर्श परिवार की व्यवस्था का नहीं है। सभी की व्यवस्था हमें क्या करनी है, आज्ञा का पालन करना है। 50 यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रह रखा है 60, निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, संजय से चला नहीं जाता। संजय से क्या नहीं चला जाता है, संजय से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे चला नहीं जाता है भाववाचक हो गया। अब जैसे भाववाचक यानी जहाँ पे भाव आते हैं, जैसे लड़का लड़कपन, बुढ़ापा बुढ़ापन, ठीक है, इस तरह से क्या आते हैं। संजना किताब पढ़ रही है तो संजना क्या कर रही है, कर्म कर रही है, यहाँ पे कर्मवाचक हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे खेल रहे हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा, कर्मवाचक हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं। कुछ क्या है, बच्चों द्वारा खेला जा रहा है तो कर्ता कौन है, बच्चे हैं, तो कर्तृवाचक हो जाएगा। वह पत्र लिख रही है, क्या कर्म कर रही है, पत्र, तो वह पत्र लिखता है तो क्या हो जाएगा, कर्मवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संजय से चला नहीं जाता, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो ये क्वेश्चन किए, ये आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके जो नेक्स्ट में वीडियो लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा इंग्लिश पेडागोजी का, और इसके बाद मैं लेके आऊंगा एसएसटी का। तो यानी और अगर आप जो है साइंस भी चाहते हैं तो साइंस वाले भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं साइंस का भी इसी तरह से वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से जो है मैं अन्य वीडियो भी यहाँ पे अपलोड करूँगा जो भी यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो मैं जो है एमसीक्यू में जो है यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं एमसीक्यू में यहाँ पे क्वेश्चन लेके आऊँगा। एसएसटी क्या हो गया और आपका साइंस का हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपके कितने क्वेश्चन आपके राइट बन रहे थे, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, वो भी आप कमेंट कर देना। तो थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।